सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। तुम्हें संख्या रेखा के बारे में तो पता ही है कि संख्या रेखा में हम कोई भी संख्या एक बिंदु के रूप में दर्शा सकते हैं कि जैसे ये संख्या रेखा में यहाँ पे है 0, ये रहा 1, ये है 2, ये है 3। तो समझो कि मेरे पास एक संख्या है 2, तो इसे मैं एक बिंदु के रूप में इस एक आयामी संख्या रेखा पे यहाँ पे दर्शा सकता हूँ, यहाँ पे इसे दिखा सकता हूँ। अब सवाल ये है, क्या मैं 2 संख्याएं ले सकता हूँ? समझो कि 3 और 5। क्या मैं 2 संख्याएं लेकर इसे एक दो आयामी प्रतल पर दर्शा सकता हूँ क्या? तो यही हमारा काम है कि ऐसी संख्या को इस निर्देशांक प्रतल पर, जी हाँ, इसे कहते हैं निर्देशांक प्रतल, इस पे बिंदु के रूप में हम इसे कैसे दर्शा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तुम्हें पता तो चली गया है कि इसे कहते हैं निर्देशांक प्रतल, और यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं इन्हें हम कहते हैं निर्देशांक। यहाँ पे ये जो तुम 2 रेखाएं देख रहे हो, इसमें से जो ये आड़ी रेखा है, इस आड़ी रेखा को हम कहते हैं x अक्ष, और ये जो खड़ी रेखा है इसे हम कहते हैं y अक्ष। और यहाँ पे जो 2 संख्याएं हमें दी गई हैं, इसमें जो पहली संख्या है इसे हम मानते हैं कि ये है x निर्देशांक, और ये जो दूसरी संख्या है इसे हम मानते हैं कि ये है y निर्देशांक। तो इस तरीके से ये जो 3 और 5 है इसे हम कहते हैं कि यह है क्रमित जोड़ी, कि पहले 3 आ रहा है जो x निर्देशांक है और बाद में 5 आ रहा है जो y निर्देशांक है। और जहाँ पर ये x और y अक्ष एक दूसरे से टकरा रहे हैं इसे हम कहते हैं हमारा मूल बिंदु, और इसके जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0 और 0, और इसे हम कहते हैं हमारा मूल बिंदु। तो चलो अब देखते हैं कि ये 3 और 5 को हम इस निर्देशांक प्रतल पर कहाँ दिखा सकते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं x निर्देशांक जो है 3। तो हमें 0 से शुरू करके x अक्ष में 3 स्थान आगे बढ़ना है। तो 1, 2, 3। यहाँ पर जो x निर्देशांक है वो है 3, और दरअसल इन सारे बिंदुओं पर जो x निर्देशांक है वो 3 है। और यहाँ पे हमें y निर्देशांक दिया गया है 5। तो हमें मूल निर्देशांक 0 और 0 मूल बिंदु से शुरू करते हुए 5 स्थान ऊपर जाना है। तो यह 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे जो y निर्देशांक है वो है 5, और दरअसल इन सारे बिंदुओं पे जो y निर्देशांक है वो 5 है। तो ऐसा कौन सा बिंदु है जहाँ पे x निर्देशांक 3 हो और y निर्देशांक 5 हो, ये दोनों एक साथ होने चाहिए। तो वो मुझे दिख रहा है कि वो रहा ये बिंदु पर जो x निर्देशांक है वो है 3 और जो y निर्देशांक है वो है 5। तो इस क्रमित जोड़ी को हम बिंदु के रूप में इस निर्देशांक प्रतल पर यहाँ पर दिखा सकते हैं। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। समझो कि हमें दिया गया है 2 और 4। अब इस बिंदु को हम इस निर्देशांक प्रतल पर कैसे दिखाएंगे? अब 2 जो है वो है x निर्देशांक, यानी कि हमें 0 से शुरू करके 2 स्थान आगे बढ़ना है। तो हम यहाँ पहुँचेंगे। तो इन सारे बिंदुओं पे जो x निर्देशांक है वो है 2, और y निर्देशांक है यहाँ पे 4। तो मूल बिंदु से शुरू करके हमें 4 स्थान ऊपर बढ़ना है। तो 1, 2, 3, 4। यहाँ पे जो y निर्देशांक है वो है 4, और दरअसल इन सारे बिंदुओं पे जो y निर्देशांक है वो है 4। तो ये वो बिंदु है जहाँ पे x निर्देशांक 2 है और y निर्देशांक 4 है। तो ये रहा हमारा बिंदु 2 और 4। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर अगर कोई बिंदु है मेरे पास, तो इसके x और y निर्देशांक क्या होंगे?
तो क्यों ना तुम इस वीडियो को यहाँ रोको और देखो कि इसके जो x और y निर्देशांक हैं वो क्या होंगे। तो चलो हम देखते हैं। अब इस बिंदु से अगर मैं खड़ी रेखा नीचे की तरफ खींच दूं तो ये जो रेखा है ये x अक्ष को 4 पे टकरा रही है, यानी इसका जो x निर्देशांक है वो है 4। और अब अगर इस बिंदु से एक आड़ी रेखा खींचूं और जो वो y अक्ष को यहाँ पे टकरा रही है 1 पे, तो इसका जो y निर्देशांक है वो है 1। तो ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु हमें यहाँ दिया गया था, ये है 4 और 1। और ये अगर हम पहली बार करते हैं तो सिर्फ एक परेशानी होती है जिसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पहली संख्या है वो है x निर्देशांक और जो दूसरी संख्या है वो है y निर्देशांक। तो अगर इसे हम उल्टा कर दें तो हमें मिलेगा 1 और 4। अब 1 और 4 क्या होगा कि एक स्थान हमें आगे बढ़ना होगा x अक्ष में और 4 स्थान ऊपर। तो 1 2 3 4, 4 स्थान ऊपर। तो ये जो बिंदु होगा ये होगा 1 और 4। तो बस इस बात का ध्यान रखो कि पहला जो निर्देशांक है वो है x निर्देशांक और जो दूसरा निर्देशांक है वो है y निर्देशांक। निम्नलिखित क्रमित जोड़ियों को निर्देशांक पद्धति पर स्थापित करें और उनके चतुर्थांश लिखें। तो हमें कुछ क्रमित जोड़ियां दी गई हैं यहाँ पे जो हमें यहाँ स्थापित करनी है और हमें इनके चतुर्थांश भी लिखने हैं। तो चलो सबसे पहले चतुर्थांशों के बारे में बात कर लें। तो एक प्रतल को जब x अक्ष और y अक्ष 4 भागों में बांटता है तो इन 4 भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं। और ये मान्यता है कि ये वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं हमारा पहला चतुर्थांश, इसे हम कहते हैं हमारा दूसरा चतुर्थांश, ये होता है तीसरा चतुर्थांश और ये होता है चौथा चतुर्थांश। तो अब क्यों ना तुम इसे खुद से कोशिश करो और वीडियो को रोककर फिर वापस आओ। तो चलो इसे साथ में करते हैं। हमारी पहली क्रमित जोड़ी है 4 और ऋण 1। तो हमें मूल निर्देशांक से 0 से शुरू करके 4 इकाइयाँ आगे बढ़ना है और 1 नीचे। तो यहाँ पे आएगा 4 और ऋण 1। तो ये हमने यहाँ पे स्थापित कर दिया और ये तो मैं देख रहा हूँ ये है चौथे चतुर्थांश में, तो इसका जो चतुर्थांश है वो है चौथा। हमारी अगली क्रमित जोड़ी है 8 और ऋण 4। तो मूल निर्देशांक से शुरू करके 8 यानी कि आगे और ऋण 4 यानी कि नीचे। तो यहाँ पे हम पहुँचेंगे तो ये हमने स्थापित कर दिया 8 और ऋण 4 और ये भी चौथे चतुर्थांश में ही आया। चलो आखिरी जोड़ी देखते हैं क्या है। आखिरी जोड़ी है ऋण 5 और 5। तो मूल निर्देशांक से 0 से शुरू करके 5 बाई तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 और 5 ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 हम यहाँ पहुँचेंगे। तो इसे हमने यहाँ स्थापित कर दिया और ये है दूसरे चतुर्थांश में। तो हमारा काम हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु स्थापित नहीं है? पहला है 3 और ऋण 2। तो 3 दाईं तरफ, 3 आगे और ऋण 2, 2 नीचे की तरफ। तो ये तो पहला ही मिल गया जो स्थापित नहीं है। चलो एक बार बाकी की पुष्टि कर लेते हैं। तो यह है 4 और ऋण 8। 4 दाईं तरफ, ऋण 8, 8 नीचे, ये है। ऋण 8 और 3, ऋण 8 बाईं तरफ और 3 ऊपर, ये भी है। 4 और 6, 4 दाईं तरफ और 6 ऊपर, ये भी है। ऋण 1 और 0, ऋण 1 यहाँ पर और 0 यही रहेगा, तो ये भी है। तो हमारा जो पहला है ये यहाँ पे स्थापित नहीं है। चलिए एक और करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है अगला प्रश्न। यह है ऋण 5 और 0। ऋण 5 बाईं तरफ और 0 कहीं भी नहीं, तो ये मिल गया हमें। ऋण 4 और 5, ऋण 4 बाईं तरफ और 5 ऊपर की तरफ, तो ये तो यहाँ पे स्थापित नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम वीडियो को रोककर बाकी बिंदुओं की पुष्टि करो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है एक और प्रश्न। यहाँ पे हमारे पास है ऋण 8 और 4। ऋण 8, 8 बाईं तरफ और 4, 4 ऊपर की तरफ, तो ये यहाँ पे स्थापित नहीं है। पहला ही मिल गया। मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी बिंदुओं की भी पुष्टि करो।
Bismillah, telekovid ka kaya naman yan. Alam mo. नमस्कार। आज मैं पुनः एक नए पाठ को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज हम अनन्य कृष्ण भक्त कवि रसखान के सवैये को पढ़ेंगे। रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ये जहांगीर के समकालीन थे। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से ब्रजभूमि में आ गए और कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। आइए हम रसखान का एक परिचय देखते हैं। आइए हम रसखान से परिचित होते हैं। रसखान का समय 1548 से 1628 ईस्वी है। रसखान भक्तिकालीन कवि हैं, भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि हैं। समकालीन थे ये जहांगीर के। मैंने पहले भी बताया था कि जहांगीर के ये समकालीन थे। इनके गुरु गोस्वामी विट्ठल नाथ थे। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। प्रमुख रचनाएं प्रेम वाटिका, जो कि 1610 ईस्वी में रची गई है, और इसी प्रेम वाटिका के आधार पर जो कुछ भी हमें जानकारी प्राप्त होती है रसखान के विषय में, वह उसका आधार यही ग्रंथ है। इनका एक और ग्रंथ है सुजान रसखान। इन्होंने दोहा, सोरठा, सवैया छंदों में अपनी रचनाएं रची हैं। इनकी भक्ति पुष्टि मार्गीय भक्ति है। पुष्टि मार्गीय भक्ति में गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इन्हें दीक्षित किया था। रसखान जन्म से मुसलमान थे। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। रसखान विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। इन्होंने विट्ठल नाथ से पुष्टि मार्ग में दीक्षा ली थी। महाप्रभु वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। पुष्टि मार्गीय भक्ति को प्रेमा भक्ति भी कहते हैं। इसमें भक्ति के लिए प्रेम तत्व को महत्व दिया गया है। इनकी 2 छोटी छोटी पुस्तकें प्रकाशित हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। इनकी रचनाओं से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। प्रेम वाटिका दोहे में रचित है। इसमें प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं, और सुजान रसखान कवित्त सवैये में रचित है। इसमें कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। रसखान सवैया छंद में सिद्धस्थ थे। जितने सरस, सहज, प्रवाहमय सवैये रसखान के हैं, उतने अन्य किसी कवि के नहीं। कृष्ण के लीला गान में ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र दुर्लभ है। रसखान रस के खान कहे जाते हैं। इन्होंने सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचा है। यहाँ रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित हैं। पहला छंद दोहा और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर लिखा गया है, तथा दूसरा छंद सवैये में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने पर लिखा गया है। आइए अब हम पहले छंद को पढ़ते हैं। पहला छंद है, प्रेमयनी श्री राधिका
प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। मोहन छवि रस खानी लखी, अब दृग अपने नाही, आँचे अवत धनुष से छूटे सर से जाही। मोमन मानिक ले गयो, चितय चोर नंद नंद, अब बेमन में का करूं, परी फेर के फंद। प्रीतम नंद किशोर जा, दिनते नैननी लगेओ, मन पावन चित चोर पलक, ओट नहीं करी सको। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान कहते हैं कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। अर्थात प्रेम ऐनी श्री राधिका हैं। ऐनी का अर्थ है खजाना, राधा प्रेम का खजाना है और श्री कृष्ण अर्थात नंदलाल साक्षात प्रेम के स्वरूप हैं। प्रेम बरन नंद नंद, नंद के नंद अर्थात नंदलाल प्रेम बरन है, यानी बरन का अर्थ होता है रंग, स्वरूप, वह प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं। प्रेम का जो रंग है, रूप है, स्वरूप है, वह स्वयं श्री कृष्ण है। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, अर्थात प्रेम रूपी वाटिका या बगीचा के श्री कृष्ण माली और राधा मालिन है। मोहन छवि रस खानी लखी, अब दृग अपने नाही। मोहन की इस छवि को देखकर रसखान कहते हैं कि उनका वश अब स्वयं पर नहीं है। रसखान की आंखें उनके वश में नहीं है। अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। मोहन की छवि ऐसी है कि उसे देखकर रसखान की दशा धनुष से छूटे हुए तीर के समान हो गई है, जिसे वापस करना वश में नहीं होता। आगे रसखान कहते हैं कि मोमन मानिक ले गयो, चितय चोर नंद नंद। मानिक अर्थात रत्न और चितचोर अर्थात चित्त को चुराने वाला, मन को चुराने वाला। मानिक रूपी मन को श्री कृष्ण चुरा कर ले गए हैं। अब बेमन मैं का करूं, परी फेर के फन। कहते हैं कि बिना मन के, क्योंकि मन तो श्री कृष्ण पहले ही चुरा कर ले गए हैं। अब गोपियाँ यानी रसखान गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अब मैं फेर में पड़ गई हूँ, उलझन में पड़ गई हूँ कि बिना मन के मैं क्या करूँ। रसखान यहाँ स्वयं गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि मन के चोरी चले जाने से गोपियाँ फेर में पड़ गई हैं, अर्थात उलझ गई हैं, वे विवश हो गई हैं। प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नैननी लगियो, अर्थात प्रीतम श्री कृष्ण से जब से नैन लगे हैं, यानी जिस दिन से नंद किशोर से आंखें लगी हैं, गोपियाँ की आंखें प्रियतम श्री कृष्ण से लगी हैं। मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं कर सक्यों। उस दिन से चितचोर श्री कृष्ण को क्षण भर के लिए भी अपनी आंखों से दूर करना नहीं चाहती। गोपियाँ अपनी पलकों को छपकाना नहीं चाहती, क्षण मात्र के लिए भी, क्योंकि उनकी आंखों में चितचोर श्री कृष्ण बसे हैं। इस छंद में रसखान ने राधा कृष्ण के प्रेम में युगल रूप का अत्यंत सहज, सरस और भावपूर्ण चित्र खींचा है। ब्रज भाषा की मिठास सर्वत्र दिखाई पड़ती है। इसमें प्रेम की उत्कट विवस्था का बड़ा ही मर्मस्पर्शी तथा मोहक चित्रण हुआ है। आइए, अभी हमने जो छंद पढ़ा उसमें दोहा, सोरठा और आगे जो छंद पढ़ने जा रहे हैं सवैया, उनके बारे में भी कुछ जानकारी ले लें। बच्चों, मैंने जो कहा कि पहला छंद और दूसरा छंद यानी दो छंद रसखान में पढ़ने हैं, तो सबसे पहले छंद किसे कहते हैं आप बार बार सोच रहे होंगे। हमने पहला छंद तो पढ़ लिया। तो छंद का अर्थ होता है आह्लादित करना। वह रचना जो वर्ण या मात्रा की संख्या से नियमित हो, छंद कहलाती है। वर्ण कहते हैं अक्षर को और मात्रा कहते हैं अक्षर के उच्चारण में लगने वाले समय को। अब हम दोहा देखते हैं। दोहा जो प्रथम छंद है वह दोहा और सोरठा से है बना हुआ। तो दोहा यानी विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। विषम चरण क्या है और सम चरण क्या है? तो विषम चरण 1 और 3 को कहते हैं और सम चरण 2 और 4 को। तो सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं और विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, यानी 24 मात्राएं दोहा में। अब सोरठा जो है
वह विषम चरणों में यानी 1 और 3 में 11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में यानी 2 और 4 में 13 मात्राएं होती हैं। आप देख सकते हैं कि दोहा के ठीक विपरीत सोठा होता है। क्यों? क्योंकि विषम चरणों में यहाँ 13 मात्राएं हैं और सम चरणों में 11, और यहाँ विषम चरणों में 11 मात्राएं हैं और सम चरणों में 13 मात्राएं। ठीक वैसे ही एक सवैया छंद भी होता है। इसके चरण 22 से 26 वर्णों तक के होते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने लिखा है, हरिश्चंद्र ने रसखान के बारे में कहा है कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, क्योंकि उन्होंने इतने सवैये, दोहा और सोठा के माध्यम से कृष्ण लीला गान किया है जो कि अन्य कवियों में नहीं दिखता है। आइए अब हम इनके दूसरे छंद से परिचित होते हैं। आइए अब हम दूसरे छंद को देखते हैं। यह छंद सवैया में रचित है। चलिए अब हम सस्वर वाचन इसका सुने। तो बच्चों, अभी आपने सस्वर वाचन सुना, यह सवैया था, और अब हम इस सवैये का अर्थ जानेंगे। प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर की तजी डारो, अर्थात श्री कृष्ण जिस लकुटी यानी छोटी लाठी लेकर गाय चराने जाते थे और जो कंबल भी लेकर जाते थे, यदि मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का राज्य भी त्याग दूंगा। कृष्ण की लाठी और कंबली के समक्ष तीनों लोक का राज्य भी तुच्छ है। 8 सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कहते हैं कि यदि उन्हें नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो वह सुख 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख से भी बढ़कर अत्यंत बड़ा सुख है। 8 सिद्धि का अर्थ होता है कि 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, यानी मनुष्य अपनी इच्छाओं पर जो विजय प्राप्त करता है वह एक तरह से सिद्धि होती है, सिद्धि प्राप्त कर लेना। और वह कहते हैं कि 8 सिद्धि और 9 निधि, निधि यानी रत्न, संपत्ति, कई तरह की चीज़ें जो हमें सुख देती हैं, उन सभी सुखों से बढ़कर अगर कोई सबसे बड़ा सुख है तो वह सुख है नंद की गाय चराने का। रसखान कहते हैं कि यदि उन्हें नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो वह सुख 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख से भी अत्यंत बढ़कर बड़ा सुख है। आगे कहते हैं रसखान कि रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। अर्थ है, रसखान कहते हैं कि उनकी आंखें अगर संयोगवश भी ब्रज के वन, बाग, तड़ाग यानी तालाब को निहार ले, देख ले, तो यह भी एक बहुत बड़ा सुख है। कौटिक रो कलधौत के धाव, करील के कुंजन ऊपर वारो। अर्थात ब्रज के जंगल और बाग और वहाँ के घाट तथा करील के कुंज, बगीचा जहाँ श्री कृष्ण लीला करते थे, यदि उनके ही दर्शन हो जाए तो करोड़ों इंद्रलोक भी उन पर निछावर कर दूं। कोटिक यानी करोड़ों और कलधौत यानी इंद्र, करोड़ों इंद्रलोक भी श्री कृष्ण की ब्रजभूमि के समक्ष तुच्छ है, नगण्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण ब्रजभूमि में जहाँ लीलाएं करते थे, गाय चराया करते थे, कुंज बगीचाओं में घूमा करते थे, जिस लकुटी को लिया करते थे, कंबली को लिया करते थे, अगर उसके दर्शन मात्र हो जाए तो यह तीनों लोक, यह सब उन पर निछावर है। यह 8 सिद्धियाँ, 9 निधि सुख सब के सब उनके समान, उनके समक्ष तुच्छ है, नगण्य है। अर्थात ब्रज के जंगल और बाग और वहाँ के घाट तथा करील के कुंज, बगीचा जहाँ श्री कृष्ण लीला करते थे, यदि उनके ही दर्शन हो जाए तो करोड़ों इंद्रलोक उन पर निछावर कर दूं। कोटिक यानी करोड़ों और कलधौत यानी इंद्र, करोड़ों इंद्रलोक भी श्री कृष्ण की ब्रजभूमि के समक्ष तुच्छ है, नगण्य है। कहने का अर्थ यह है कि रसखान कहते हैं कि ब्रजभूमि में जहाँ कृष्ण लीलाएं करते थे उसके समक्ष 8 सिद्धियाँ, 9 निधि और तीनों लोकों का सुख भी तुच्छ है, नगण्य है। कवि रसखान के लिए कृष्ण भक्ति से प्राप्त आनंद से बढ़कर इस दुनिया में कोई अन्य आनंद नहीं है। यह सुख अलौकिक तथा लोकोत्तर है। यह असीम सुख और आनंद प्राप्त कराने वाला है। आशा है बच्चों आप इस सवैया को समझ गए होंगे और गुनगुना भी रहे होंगे, क्योंकि अभी आपने सस्वर वाचन सुना
और आप सीखना भी चाहेंगे। तो आइए अब हम कुछ शब्दार्थ देखें। दोनों छंदों के शब्दार्थ को मैं आपको दिखाती हूँ। यह है शब्द निधि यानी शब्द का अर्थ। आप देख सकते हैं पहले छंद में था अयनी, प्रेम अयनी श्री राधिका। अयनी, अयनी का अर्थ होता है खजाना और अयनी का अर्थ होता है गृह भी। एक और है शब्द, यह है सर। सर अर्थात तीर या वान। हम सर को तीर भी कहते हैं और वान भी कहते हैं। आगे देखिए दृग। दृग का अर्थ है आँख या नयन। मानिक, इसके बाद एक और शब्द आप देख सकते हैं मानिक। मानिक को मानिक एक रत्न है। यहाँ रत्न मैंने लिखा है, वह पत्थर, मानिक पत्थर कहलाता है। आप देखते होंगे लोग हीरे, जैसे हीरा होता है वैसे ही मानिक भी होता है, मूंगा होता है। तो यहाँ जो मानिक है उसका अर्थ हुआ मानिक यानी रत्न। कुछ और शब्द देखिए, दूसरे छंद में जो शब्द आए हैं वो है कामरिया। कामरिया का अर्थ होता है कंबल। कुंजन, कुंजन का अर्थ होता है बगीचा। तड़ाग, तड़ाग का अर्थ होता है तालाब। बिसारों, बिसारों का अर्थ होता है विस्मृत करना, भूल जाना, भुलाना। कौटिक, कौटिक का अर्थ होता है करोड़। और कलधौत, आपने दूसरे छंद में पढ़ा भी होगा कलधौत। कलधौत का अर्थ होता है इंद्र। ये आप देख सकते हैं, यह शब्द निधि यानी शब्द के अर्थ। नमस्ते बच्चों, क्या आपको हंसना पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है, बिल्कुल इसी की तरह। इसीलिए आज मैं आप सबके लिए एक अद्भुत कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी एक लड़की के बारे में है जिसे हंसना बहुत पसंद है। मैं मिताली सेनगुप्ता, एक ओरेकल स्वयं सेवक हूँ। और क्या आप जानते हैं आज क्या है? आज वर्ल्ड लिटरेसी डे है। वर्ल्ड लिटरेसी डे मतलब विश्व साक्षरता दिवस। ये दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि आपके और हमारे जीवन में पढ़ने लिखने का कितना महत्व है। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपकी प्रगति होगी, और जब आपकी प्रगति होगी तो देश की प्रगति होगी। इसीलिए एक दिन एक कहानी, इस अभियान के माध्यम से मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है लड़की जो हंसती जाए, जिसे लिखा है मीरा गणपति जी ने, जिनके चित्रकार है रूष, और इसका हिंदी में अनुवाद किया है निर्मला शुक्ला जी ने। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की प्रस्तुति है। चलिए अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम था टी सुंदरी। ये आप ही की तरह पाठशाला जाती थी, और क्या आपको पता है ये कक्षा 4 में पढ़ती थी। एक दिन पाठशाला में उस कक्षा में गणित पढ़ाया जा रहा था। तभी एक जोर की विस्फोटक आवाज आई, बम! जो गणित के अध्यापक हैं गुंडप्पा जी, उन्हें झट से पता चल गया ये आवाज कहाँ से आई। उन्होंने तुरंत ही टी सुंदरी की तरफ देख के बोला, सुंदरी जी आप कक्षा के बाहर चले जाइए। सारे बच्चे एकदम से चुप्पी छा गई और सब गंभीर हो गए, और वो सब टी सुंदरी की तरफ देखने लगे। और टी सुंदरी भी डर गई और वो गुंडप्पा अध्यापक से कहने लगी, प्लीज सर, लेकिन सर। और ये कहते कहते ही उसकी हंसी छूट गई, और जब वो हंसने लगी उसे देख के पूरी कक्षा हंसने लग गई। टी सुंदरी हर एक बात पर हंसती थी, उससे अपनी हंसी रोकी ही नहीं जाती थी, ये सबको पता था। और क्या आप जानते हैं कि गुंडप्पा अध्यापक को देखकर टी सुंदरी क्यों हंस रही थी? क्योंकि पिछले हफ्ते जब टी सुंदरी अपने मित्र के साथ उद्यान में खेल रही थी, तब उसके मित्र ने टी सुंदरी से पूछा, सुंदरी क्या तुम चुटकुला सुनोगी? सुंदरी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, सुनाओ। तो उसके दोस्त ने कहा, अच्छा सुंदरी, क्या तुम जानती हो कि गणित के अध्यापक हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हैं? सुंदरी ने बहुत सोचा पर उसे कुछ समझ न आया, तो उसने अपने मित्र को कहा, मुझे तो नहीं पता, अब तुम ही बता दो। तो
उसके मित्र ने कहा वो हमेशा इसीलिए गंभीर रहते हैं क्योंकि उनको इतने सवालों का हल ढूंढना पड़ता है। ये सुनकर सुंदरी ठहाके लगाकर हंसने लगी और उसने अपनी आंखें मीच ली और खिलखिला उठी। हर एक चुटकुले का कुछ अलग ही असर होता था सुंदरी पे। कभी तो वो चुटकुलों पे ठहाके लगाकर हंसती थी, हा 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 इस तरह, और कभी वो खिलखिला के हंसती थी इस तरह, और कभी तो वो एकदम छोटी सी हंसी हंसती थी इस तरह। और क्या तुम जानते हो, कभी कभी तो वो घटोत्कच की तरह राक्षसी हंसी हंसती थी, हा 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 इस तरह। पर एक दिन वो सोचने लगी कि क्या मुझे क्यों इतनी हंसी आती है और किसी बच्चों को इतनी हंसी नहीं आती, क्या ये कोई चिंता का विषय है। अब उसने सोचा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इस बारे में। तो उसने बहुत सोचा और उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा मैं उन सब चीजों की सूची बनाती हूँ जिसे सुनकर या देखकर मुझे हंसी आती है, और फिर वो सोच सोचकर सूची बनाने लगी। जिस तरह आप चित्र में देख रहे हैं ये उसकी सूची है। इसे देखकर उसे बड़ी हंसी आती है। जिस तरह बोंडा शब्द सुन के उसे बहुत हंसी आती है। अगर कोई केले के छिलके पे फिसल जाए तब भी उसे बहुत हंसी आती है। अब उसने तो ये सूची बना ली और उसने मन में निश्चय कर लिया, अब जब भी मैं ये सुनूंगी मैं कभी नहीं हंसूंगी। अगले दिन वो पाठशाला गई। वो पुस्तकालय में बैठकर एक पुस्तक पढ़ रही थी। अलमारी के पीछे, अलमारी के दूसरे तरफ एक दूसरा बच्चा बैठा था, वो भी पुस्तक पढ़ रहा था। एक अचानक से आवाज आई, इस तरह, और टी सुंदरी ये आवाज को पहचानती थी। ये आवाज उसकी सूची से ही थी ना, और ये सुनकर वो ठहाके लगा के हंसने लगी। जब उसका हंसना हो गया उसने अपने मन ही मन में सोचा, सूची बनाने का तो कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि फिर भी मेरी हंसी सूची छूट रही है। अब मैं क्या करूं? तब उसने फिर से बहुत सोचा और उसे एक और तरकीब सूझी। उसने सोचा मैं अपने बड़े भाई अन्ना के पास जाती हूँ जो कि एक वैज्ञानिक भी है। वो कोई ना कोई मशीन तो बना ही लेंगे जिससे मेरी हंसी रुक जाए। तो वो अपने भाई के पास गई और अन्ना को उसने अपनी पूरी व्यथा अच्छे से सुनाई। अन्ना जो अधिकतर हमेशा गंभीर ही रहते हैं, उन्होंने उसकी व्यथा सुनी और उसके बाद वो भी हंसने लगे, जिसे देखकर सुंदरी ने सोचा कि ओ क्या ये हमारे खानदानी समस्या है कि हम सबको इतनी हंसी आती है और किसी और को नहीं आती। हाँ, ये जरूर हमारी खानदानी समस्या होगी। तो उस पर अन्ना जी बोले, अरे सुंदरी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई चीज हमें मजाकिया लगे उस पर हंसना तो बड़ा ही स्वाभाविक है। हर कोई हंसता है, कोई ज्यादा हंसता है, कोई कम हंसता है, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। सच्ची? ऐसे कहा टी सुंदरी ने, क्योंकि आज तक तो सब उसे यही कहते थे, ओहो सुंदरी तुम तो कितना हंसती हो। इस पर अन्ना जी बोले, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बल्कि सुंदरी तुम जब हंसती हो तुम्हारी सेहत बनती है, क्योंकि हंसने से कोई रसायन होता है जो हमारे खून में जाकर जुड़ जाता है और उससे हमें खुशी का एहसास होता है। ये सोचकर सुंदरी सोच में पड़ गई। तभी उन्होंने अन्ना जी ने उसे ये भी बताया, अरे सुंदरी, क्या तुम जानती हो जो हमारे पूर्वज थे यानी आदि मानव, जब उनके पास कोई भाषा भी नहीं थी एक दूसरे से बात करने के लिए, तब भी वो लोग हंसते थे और हंस के एक दूसरे को बताते थे, यहाँ तो सब कुशल मंगल है, आप भी ठीक ही होंगे। ये सुनकर टी सुंदरी अपनी कल्पनाओं में चली गई। वो सोचने लगी, लंबी दाढ़ी और गदा लिए हुए आदि मानव हंसते हुए कैसे लगेंगे, और फिर से उसकी हंसी छूट गई। और उसके बाद अन्ना जी ने उसे कहा, आदि मानव ही क्यों, आज के जमाने में भी जब हम किसी को पसंद करते हैं या हमें उन्हें कहना होता है कि यहाँ तो सब ठीक है, मैं अच्छा हूँ, तो ये सब तो हम हंस के ही कहते हैं ना। और
सिर्फ इंसान ही नहीं, दूसरी प्रजातियों के जीव भी हंसते हैं, जैसे मछलियाँ, डॉल्फिन्स, बंदर, कुत्ता भी हंसता है सुंदरी। ये सुनकर सुंदरी फिर से हंसने लगी। वो अपने पालतू कुत्ते को हंसता हुआ देखकर एक सोच में चली गई और ठहाके लगाकर हंसने लगी। आखिरकार जब उसका हंसना खत्म हुआ तब अन्ना जी ने सुंदरी को बोला, अरे सुंदरी, क्या तुम जानती हो तुमने अभी अभी कसरत की है? सुंदरी ने कहा, कसरत कैसे? मैं तो हंस रही थी ना। तो अन्ना जी ने कहा, हाँ सुंदरी, जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे गालों की कसरत होती है। उनके हड्डियों पे जो मांसपेशियां होती है उनकी कसरत होती है। तब सुंदरी बोली, अरे वाह, तो मेरे गालों पर डोले बन जाएंगे। उस पर अन्ना जी ने कहा, नहीं नहीं सुंदरी, डोले तो सिर्फ बाहों में ही बनते हैं, लेकिन जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे बड़े छोटे जो हड्डियां हैं गालों पर, उसके ऊपर जो मांसपेशियां होती है वो ऊपर और नीचे होती हैं, इसी से हंसने का भाव बनता है। तब की सुंदरी ने सोचा, अच्छा तो भैया आवाज कहाँ से आती है? उस पर अन्ना जी बोले, जब तुम सांस लेते हो तो हवा तुम्हारे आवाज की नली के द्वारा तुम्हारे फेफड़ों में जाता है, लेकिन जब तुम हंसती हो तो ये हवा रुक जाती है, तभी हाँ 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 ऐसी आवाज आती है। इसे सुनकर सुंदरी बहुत ही खुश हो गई। उस पर अन्ना जी ने अब सुंदरी को कहा, अच्छा समझी सुंदरी, हंसना बहुत ही सहज है, और अगर तुम किसी को ठेस पहुंचाए बिना हंस रही हो तब तो तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छी बात है। और उस पर अन्ना जी ने कहा, अरे छोड़ो सुंदरी, अब चलो चाय पीते हैं, चाय का समय हो रहा है। तब सुंदरी ने कहा, अच्छा ठीक है। तब भैया ने उसे कहा, और चाय के साथ हम एक एक आलू बोंडा भी खाएंगे। अब अन्ना जी को पता था क्या होने वाला है। बिल्कुल सही, स्त्री सुंदरी ठहाके लगा के हंसने लगी, क्योंकि उसे तो बोंडा शब्द पे बहुत हंसी आती है। तो बच्चों, आप मुझे ये बताइए, क्या आप भी टी सुंदरी की तरह हंसते हैं, कि थोड़ा कम हंसते हैं, कि टी सुंदरी से भी ज्यादा हंसते हैं? अच्छा, मैं आपको एक कार्य कहती हूँ, आप एक काम करिएगा। आज अगर आपके घर पर कोई आईना हो, उसके सामने जाके खड़े हो जाइए और अलग अलग तरीके से हंस के देखिए। छोटी सी हंसी, बड़ी सी हंसी, राक्षस जैसी हंसी, ठहाके लगा के हंसी। देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और आपको खुशी भी होगी। और जिस तरीके से हमने इस कहानी के द्वारा समझ में आया है कि हंसने से तो हमारी कसरत भी होती है, तो आपकी भी कसरत हो जाएगी और आपकी सेहत भी बच जाएगी। और अगर आपको किसी दिन हंसने का मन नहीं हुआ तो मेरे पास एक तरकीब है। मैं आपको कुछ इस तरीके से एक स्माइली मास्क बनाना सिखाऊंगी, जो आप अपने चेहरे पे लगाएंगे तो लोगों को देख के लगेगा कि आप तो हंस ही रहे हैं। इस तरह ये स्माइली मास्क बनाने के लिए हमें एक कागज का टुकड़ा चाहिए। ये कोई भी कागज हो सकता है, आप अपने पसंद के भी ले सकते हैं, कोई भी रंग के। एक कागज का टुकड़ा, कैंची, पेंसिल, एक लकड़ी का टुकड़ा, ये झाड़ू के पीछे जो लकड़ी होती है वो भी हो सकता है, कुछ सेलो टेप और कुछ कलर्स आपके पसंद के। अब आप क्या करिए, इस कागज पे कोई भी गोल आकार की चीज रखिए और इस पर इस तरीके से एक गोल बना लीजिए और इसे काट लीजिए कैंची से। जब आप ये कर लेंगे तो मैंने ऑलरेडी काट के रखा है, तो आपको इस तरीके का एक गोल कागज मिलेगा। इस कागज पर आपको जो भी पसंद है उस तरीके का स्माइली बना लीजिए पेंसिल से। मैंने यहाँ ऑलरेडी पेंसिल से एक बना के रखा है स्माइली, देखिए इस तरह से। अब इस स्माइली में हम कलर करेंगे। पहले उसकी आंखों को कलर कर देंगे। आपको जो कलर अच्छा लगता है, जो रंग पसंद है वो बनाएं, वो कलर करें। अगर आपको उस दिन ज्यादा हंसने का मन नहीं है तो आप छोटा स्माइली बना सकते हैं। अगर आपको बहुत हंसने का मन है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बड़ी सी हंसी बना सकते हैं। और
पता है बच्चों, ये मास्क आप अपने जन्मदिन पे भी पहन सकते हैं और आप ही नहीं, आपके दोस्त भी पहन सकते हैं। फिर आप भी इतनी सुंदरी जैसे हंसने लगेंगे। अब मैं इसके मुंह पर इस तरीके का एक रंग भर रही हूँ। आपको जो पसंद है आप करिए, आपका मास्क उससे और सुंदर ही लगेगा। इस तरीके से आप मास्क में रंग भर दीजिए। देखिए ये स्माइली किस तरीके से आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। और जब आपका स्माइली बन जाए तो इसे पलट दीजिए और एक डंडी ले लीजिए और उस डंडी को इस पर स्टिक कर दीजिए। मेरे पास एक डंडी है, इसे मैं इस तरीके से सेलो टेप से यहाँ पे चिपका रही हूँ। देखिए मेरी स्माइली बिल्कुल तैयार है और एक ही नहीं, मैंने तो कई स्माइली बनाए हैं। देखिए इसमें से आपको कौन सा पसंद है, जरूर ट्राई करिएगा घर पे। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप जरूर जो भी मैंने आपको बताया है वो घर पे करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। आपको भी बहुत गुस्सा आता है? अक्कू को भी आता है। अरे नहीं, मैं अक्कू नहीं, मैं वो दीक्षा, मैं ओरेकल स्वयं सेवक हूँ और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक दिलचस्प कहानी। इसका शीर्षक है अक्कू हुई गुस्सा। इसे लिखा है विनायक वर्मा ने और चित्र भी उन्होंने ही बनाया है। इसका हिंदी में अनुवाद किया है मधुबाला जोशी ने। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश। इस कैंपेन का नाम है एक दिन एक कहानी। तो आइए चलिए देखते हैं अक्कू को गुस्सा क्यों आया और अगर हमें भी इतना गुस्सा आए तो क्या करें। स्कूल की घंटी बजी, छुट्टी की घंटी। सारे बच्चे शोर मचाने लगे, बस अक्कू को छोड़कर। वो बहुत गुस्से में थी। फिर जब स्कूल खत्म होने के बाद पिताजी रोज की तरह साइकिल पर उसे लेने आए और जब सूरजमुखी के खेतों से उनकी साइकिल गुजरी तो पिताजी ने बोला, अक्कू अक्कू देखो कितने सुंदर सूरजमुखी के फूल हैं। ये बहुत पीले हैं, इससे मेरी आंखें चौंधिया जाएगी। अक्कू चिड़चिड़ाई, वो बहुत गुस्से में थी। अक्कू देखो देखो, जरा बंदरों को तो देखो। अप्पा ने उनके घर की छत की तरफ इशारा करते हुए देखा। छी बदमाश बंदर, छू छू, जाओ भागो शू। अक्कू ने बोला, लो थोड़ी सी छाछ पी लो। अप्पा बोले, मुझे नहीं पीनी छाछ वाछ। थोड़ी सी तो पी लो, अप्पा बोले। फिर अक्कू ने छाछ का एक घूंट लिया। अरे ये छाछ तो बिल्कुल बुरी नहीं है, उसने सोचा। एक घूंट और ऐसा करते करते सारा गिलास खाली हो गया। लो अक्कू थोड़ा सा बड़ा खा लो, अप्पा बोले। ओफो मुझे नहीं खाना। अब अक्कू खींची, बस थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, अक्कू ने कहा और जरा सा बड़ा खा लिया। अरे ये तो बहुत अच्छा है। उसने थोड़ा सा और खाया, नन्हा सा गा और ऐसे करते करते प्लेट खाली हो गई। शाबाश अच्छी बच्ची, अप्पा ने बोला। अब मुझे बताओ तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? नहीं कुछ नहीं, अक्कू ने कहा। मेरी वजह से गुस्से में हो? नहीं। अम्मा की वजह से? नहीं। तो क्या स्कूल में कुछ हुआ? शायद।
अच्छा अक्कू ऐसा करो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ क्या तुम उसका चित्र बना सकती हो? पप्पा ने पूछा। ये लो एक बढ़िया सा कागज और कुछ रंग। अक्कू ने सोचा और वो चित्र बनाने लगी। अक्कू ने थोड़ा सोचा और उसने एक ईंट बनाई। ये है वो ईंट, मैं सुबह इससे टकराकर गिर गई थी। अक्कू ने कहा, ये बहुत ही बेकार ईंट है, इससे ठोकर खा के मैं गिर गई। ठीक कहा तुमने, ये तो बहुत ही बेकार ईंट है, पप्पा ने बोला। फिर उसने एक लड़के का चित्र बनाया। ये बिक्कू है, बहुत ही बुरा लड़का है। जब मैं गिर गई थी तो ये मुझ पे हंस रहा था। अरे बहुत बुरा लड़का है ये, अप्पा बोले। कोई गिर जाता है तो उस पर हंसना नहीं चाहिए, बुरी बात है। फिर उसने एक इडली की तस्वीर बनाई। ये मेरी इडली है, अक्कू ने बताया। जब मैं गिर गई थी तो ये मेरे टिफिन बॉक्स से गिर गई और सब हंसने लगे। और उसके बाद उसने एक कौवे की तस्वीर बना दी। उसने कहा कि ये कौवा बहुत बदमाश है, जब मेरी इडली गिरी तो ये उसे लेकर उड़ गया। अरे बहुत ही भूखा रहा होगा, अप्पा ने कहा। और अक्कू ने फिर उसके बाद अपनी एक टीचर की तस्वीर बनाई। बोली, ये मेरी टीचर है, अमला मिस। जब मैं गिर गई तो इन्होंने मेरी मदद की और फिर मुझे गले लगा लिया। ये तो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, अप्पा बोले। फिर उन्होंने मेरे गाल पर चुटकी काटी, अक्कू ने बताया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई मेरे गाल पर चुटकी काटे। ओहो, गले पर चुटकी काटने पे तुम्हें तकलीफ हुई होगी ना? थोड़ी सी, लेकिन मैं ठीक हूँ। चलो अच्छा है, अप्पा बोले। उसके बाद अप्पा ने बताया, अरे देखो अक्कू, तुमने कितने बढ़िया चित्र बनाए हैं। तुम वास्तव में एक कलाकार हो। क्या तुम अपनी अम्मा के लिए भी कुछ अच्छा सा बना सकती हो? ठीक है, अक्कू बोली। उसने एक चित्र बनाया। ये एक छोटा सा सफेद चूहा है। और एक चित्र बनाया और कहा ये एक नाव है। ऐसे करते करते उसने एक के बाद एक बहुत सारे चित्र बना दिए। ये नारियल का पेड़ है और ये सूरजमुखी का फूल और ये आपकी साइकिल है अप्पा। और एक कुत्ता भी बनाया और ये रहा एक मेंढक। थोड़ी ही देर में अक्कू उस बेकार सी ईंट को भूल गई जिससे वो टकराकर गिरी थी, और उस बदमाश लड़के को भी जो उस पर हंस रहा था, और इडली चुराने वाले बदतमीज कौवे को भी। और तो और वो ये भी भूल गई कि वो गुस्से में थी। तो इसी तरह से अगर आप भी गुस्से में हो तो ये 10 चीजें करें। जोर जोर से हंसें और हवा में अपनी बाहें फैलाएं, उछले कूदें, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। थोड़ा पानी या छाछ पी लें, फल का एक टुकड़ा खाएं या जरा सा गुड़। किसी बड़े व्यक्ति को बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इसकी ड्राइंग बनाएं या इसमें रंग भरें। मिट्टी के ढेर से खेलें। अपने गुस्से के बारे में एक गीत भी बना सकते हैं, फिर ऊंची आवाज में गाएं, बंदर की तरह नाचें। तो ये थी अक्कू और उसके भयंकर गुस्से की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि अगर आपको भी कभी इतना गुस्सा आए तो ये कुछ बातें आपकी सहायता करेंगी। आइए अब साथ मिलकर थोड़ा दिमाग चलाते हैं। क्या आपको इन सवालों के जवाब मालूम है? पहला सवाल, इस कहानी में कौन कौन से जानवर और पक्षी की बात की गई है? दूसरा सवाल, आपको याद है अक्कू ने सूरजमुखी के फूल देखे थे? सूरजमुखी बाकी फूलों से अलग क्यों है और इसमें और क्या क्या अद्भुत खूबियां हैं? तीसरा सवाल, अब मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगी। ये शब्द आपने कहानी में भी सुने होंगे। आप मुझे इन शब्दों के विपरीत शब्द बता सकते हैं? पहला शब्द खुशी, दूसरा शब्द खाली, तीसरा शब्द बदमाश, चौथा शब्द शोर। अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो मुझे जरूर बताएं। अब अंत में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप घर में बैठे अक्कू के अप्पा की मूंछों जैसा ये खिलौना अपने लिए कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक खाली कागज, ये किसी भी आकार का हो सकता है, एक कैंची, एक टेप, पेंसिल या पेन और एक डंडी। ये डंडी आप अपने घर में पड़े सीप के झाड़ू से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कागज को इस तरह से मोड़ लें और फिर इस पर पेंसिल या पेन से मूंछ के एक तरफ को बनाएं। अब इसे दोनों कागज को इकट्ठे काट लें
काटने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा और अगर आप इसे खोलेंगे तो ये दोनों तरफ की मूंछ बन जाएगी। आप अपने कागज को काले रंग से रंग सकते हैं। मेरे पास पहले से ही काला कागज पड़ा था। इसे लें और अपनी डंडी को लें। इसे इस मूंछ के टुकड़े को इस डंडी पर यहाँ पर ऐसे टेप के एक टुकड़े से चिपका दें। जब ये इस डंडी से चिपक जाएगा और तो आप इसे ऐसे पकड़कर खेल सकते हैं और ले आपका खिलौना तैयार है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।